नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। आज के ऑडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद की। प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद का सिद्धांत उसके शिक्षा सिद्धांत का पूरक है, क्योंकि शिक्षा का प्रभाव कालांतर में समाप्त हो जाता है और व्यक्ति पुनः भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। भ्रष्टाचार का मूल कारण आकर्षण है और आकर्षण का मूल कारण संपत्ति और स्त्री है। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि शासक और सैनिक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। प्लेटो के अनुसार शासक और सैनिक वर्ग के पास न तो अपना कोई निजी परिवार होगा और न ही कोई ऐसा गोदाम होगा जो सभी के लिए खुला हुआ न हो। इनके द्वारा सार्वजनिक भोजनालय में भोजन किया जाएगा और सार्वजनिक शयन गृहों में लोग सो जाएंगे। प्लेटो साम्यवाद का मूल प्रवर्तक नहीं है, क्योंकि प्लेटो से पूर्व भी यूनान में साम्यवाद का प्रचलन था। स्त्री साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन यूरिपाइडिस के द्वारा अपनी पुस्तक प्रोटासिलास के अंतर्गत किया गया। पाइथागोरस के अनुसार मित्रों की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। क्रीट नामक नगर में सामूहिक कृषि का प्रचलन था और सभी लोग मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे और जो उत्पादन होता था उसी के द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। प्लेटो के द्वारा दोहरे साम्यवाद का प्रतिपादन किया गया है। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार या स्त्री का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद वर्गीय है, क्योंकि यह केवल शासक और सैनिक वर्ग के ऊपर ही लागू होता है। उत्पादक वर्ग इस साम्यवाद से बाहर है। शासक और सैनिक को मिलाकर प्लेटो के द्वारा अभिभावक या संरक्षक वर्ग कहा गया। प्लेटो के अनुसार साम्यवाद का सिद्धांत केवल शासक और सैनिक वर्ग पर इसलिए लागू है क्योंकि उन्हीं के पास सत्ता है और जिसके पास सत्ता होती है उसी के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाने की अधिक संभावना रहती है। लॉर्ड एक्टन के द्वारा भी कहा गया है कि सत्ता से भ्रष्टाचार का जन्म होता है और बेलगाम सत्ता से बेलगाम भ्रष्टाचार का जन्म होगा। प्लेटो के द्वारा साम्यवादी सिद्धांत का विस्तृत दार्शनिक सत्यापन किया गया। प्लेटो ने परिवार और संपत्ति को मनोवैज्ञानिक रूप में अलग अलग बतलाते हुए कहा है कि आर्थिक तत्व, दार्शनिक तत्व और सैनिक तत्व को अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि प्लेटो सभी तत्वों को अलग अलग करके शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के लिए नींव डाल रहा है। प्लेटो का यह साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग पर ही लागू है और इन दोनों वर्गों को मिलाकर इसने अभिभावक वर्ग का नामकरण किया। प्लेटो के अनुसार संपत्ति के कारण व्यक्ति में स्वार्थ, लालच और भोग की प्रवृत्ति का जन्म होता है। परिणामतः व्यक्ति की आत्मा पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति का विवेक और साहस कुंठित पड़ जाता है तथा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि संपत्ति का साम्यवाद नहीं होगा तो व्यक्ति के मन में योग्यता को द्वितीय स्थान दिया जाएगा और संपत्ति को पहला स्थान मिलेगा। यदि संपत्ति अर्जन की छूट शासक और सैनिक वर्ग को प्राप्त होगी तब संपत्ति के अर्जन को लेकर एक प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाएगी और यह संघर्ष तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न करेगी। प्लेटो के अनुसार शासक और सैनिक वर्ग के द्वारा अपना कोई निजी परिवार नहीं बनाया जाएगा। माता पिता को न तो अपने संतान का ज्ञान होगा और संतान को न तो माता पिता का। सरकारी शिशु गृहों में उनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा होगी। परिवार का साम्यवाद होने के कारण मोह और अपनत्व की भावना का विकास नहीं होगा। परिणामतः शासक और सैनिक वर्ग सार्वजनिक हितों के लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे।
परिवार के साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए प्लेटो ने कहा कि मेरे साम्यवाद का उद्देश्य स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान करके सार्वजनिक जीवन, राजनीति और प्रशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कराना था, क्योंकि तत्कालीन यूनान में स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। स्त्री साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए प्लेटो के द्वारा अस्थायी विवाह योजना को प्रस्तुत किया गया। इनके अनुसार विवाह का नियमन राज्य के द्वारा होगा और विवाह का एकमात्र उद्देश्य राज्य के लिए उत्तम संतान की उत्पत्ति करना है। विवाह के दौरान भी दंपत्ति को एक हलफनामा देना होगा जिसमें यह शपथ पूर्वक कहना होगा कि यदि संतान गर्भ में आ जाती है तो विवाह स्वमेव विच्छेदित हो जाएगा। प्लेटो के द्वारा यहाँ पर सार्वजनिक पति और सार्वजनिक पत्नी के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। प्लेटो के इस साम्यवादी सिद्धांत का मूल उद्देश्य भले ही राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकना रहा हो, लेकिन इनके साम्यवाद की आलोचना भी की जाती है। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की सबसे कठोर आलोचना यूनानी चिंतक अरस्तु के द्वारा की गई। अरस्तु ने कहा, प्लेटो का पुत्र होने से अच्छा है दूर का रिश्तेदार बन जाना। संपत्ति के द्वारा ही व्यक्ति में प्रेरणा, उत्साह और कर्म सिद्धांत की भावना का जन्म होता है। इसलिए संपत्ति का साम्यवाद समाज में एक नीरसता को जन्म देगा। संपत्ति के द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करता है और उसमें परोपकार की भावना का जन्म होता है। अरस्तु के अनुसार सामान्य मनोविज्ञान ये है कि जिस वस्तु या व्यक्ति पर सभी का अधिकार होता है उसका पालन पोषण अवश्य ही प्रभावित होगा। प्लेटो ने परिवार को घातक संस्था कहा, जबकि अरस्तु ने इसे उपयोगी संस्था के रूप में बतलाया है। सार्वजनिक पति और सार्वजनिक पत्नी से एक पाश्विक समाज का निर्माण होगा और समाज में अराजकता का जन्म होगा। प्लेटो के अनुसार राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए साम्यवाद अपरिहार्य है। अरस्तु ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा कि यदि यह साम्यवाद इतना ही लाभकारी है तब राज्य में सर्वाधिक संख्या उत्पादक वर्ग की है, भला उसके ऊपर इसे क्यों लागू नहीं किया गया। ऐसे में यहाँ यह कहना सत्य है कि प्लेटो का साम्यवाद अव्यावहारिक है, जिसे वास्तविक जगत में लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, जिसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है, इसमें कुछ बिंदुओं पर अंतर पाया जाता है। प्लेटो का साम्यवाद आदर्शवादी विचारधारा पर आधारित है, जबकि कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भौतिकवाद पर केंद्रित है, क्योंकि वह किसी भी दर्शन की व्याख्या केवल पदार्थ के आधार पर करता है। क्योंकि मार्क्स का मानना है कि जिस वर्ग के हाथ में आर्थिक शक्ति होती है वही राजनीतिक सत्ता को धारण कर लेता है। प्लेटो के साम्यवाद में इसका उद्देश्य राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करना है, जबकि कार्ल मार्क्स के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है, अर्थात वह पूंजीवाद को पूर्णतः खत्म करना चाहता है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग के द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण किया जाता है। प्लेटो के साम्यवाद में राज्य को सर्वोच्च माना गया है, जबकि कार्ल मार्क्स ने राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। प्लेटो के द्वारा दोहरे साम्यवाद का प्रतिपादन किया गया, संपत्ति और स्त्री का साम्यवाद, जबकि कार्ल मार्क्स ने केवल एक साम्यवाद संपत्ति का समर्थन किया है। प्लेटो का साम्यवाद वर्गीय है, इसलिए इसे अर्ध साम्यवाद भी कहते हैं, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग के ऊपर ही लागू किया जाता है, जबकि कार्ल मार्क्स का साम्यवाद सार्वभौमिक है, क्योंकि यह संपूर्ण समाज के ऊपर एक साथ लागू होता है। प्लेटो के द्वारा साम्यवाद को लागू करने के लिए शांतिपूर्ण साधनों को अपनाने पर बल दिया गया, जबकि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि साम्यवाद की स्थापना केवल हिंसात्मक क्रांति के द्वारा ही संभव है।
ऐसे में इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्लेटो का साम्यवाद जहां पूर्णतः अव्यावहारिक रहा, वहीं कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को व्यावहारिक रूप में लागू भी किया गया। प्लेटो के द्वारा दार्शनिक राजा के शासन का सिद्धांत दिया गया, इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो के द्वारा कुलीन तंत्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया। प्लेटो की आलोचना करते हुए कार्ल पापर के द्वारा अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज में फांसीवाद का पहला प्रवक्ता कहा गया और इसी पुस्तक में कार्ल पापर ने कहा कि प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स खुले समाज के दुश्मन हैं। खुले समाज का अर्थ है पूंजीवादी समाज। कार्ल पापर ने फांसीवाद का पहला प्रवक्ता इसलिए कहा क्योंकि फांसीवाद के समान ही प्लेटो के द्वारा समस्त सत्ता का केंद्रीकरण दार्शनिक राजा में कर दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो एक ऐसा विचारक है जिसके द्वारा व्यक्ति को राज्य की बलि वेदी पर बलिदान कर दिया गया। प्लेटो का दर्शन बुद्धि पर आधारित है, परंतु फांसीवाद बुद्धिवाद का विरोधी दर्शन है। मैक्सी के द्वारा प्लेटो को पहला कल्पनावादी विचारक कहा गया। बार्कर के द्वारा प्लेटो को पूर्णतः कल्पनावादी चिंतक नहीं माना गया क्योंकि प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के ऊपर तत्कालीन यूनानी परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा है। उसी परिस्थिति का परिणाम है प्लेटो का राजनीतिक दर्शन। प्लेटो के द्वारा अपने जीवन के उत्तरार्ध में लॉज नामक पुस्तक का लेखन किया गया, जिसमें इनके अनेक रिपब्लिक में वर्णित विचार परिवर्तित हो गए। इसलिए इस विचार को लॉज में वर्णित उपादर्श राज्य का विचार कहा जाता है। प्लेटो ने लॉज नामक पुस्तक में कानून के शासन का समर्थन किया है, न कि दार्शनिक राजा का। रिपब्लिक में वर्णित प्लेटो के अनेक विचार काल्पनिक रहे, जिसे यथार्थ में लागू नहीं किया जा सका। प्लेटो ने डियोनीसियस द्वितीय को दार्शनिक राजा बनाना चाहा, परंतु वह उसमें भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि डियोनीसियस द्वितीय ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत कानून का कोई भी वर्णन नहीं किया है, बल्कि एक ऐसे शासन प्रणाली का समर्थन किया गया है जिसमें प्रशिक्षित दार्शनिक व्यक्ति ही शासन की बागडोर संभालेगा। परंतु प्लेटो ने इस दार्शनिक राजा में सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया और केंद्रीकरण के कारण निरंकुशता का विकास हुआ। अनेकानेक आलोचनाओं के द्वारा रिपब्लिक में वर्णित इस विचार की आलोचना की गई और ऐसी ही एक प्रमुख आलोचना करते हुए कार्ल पापर के द्वारा प्लेटो को फांसीवाद का पहला प्रवक्ता कहा गया। रिपब्लिक में वर्णित विचारों की आलोचना से आहत होकर जीवन के उत्तरार्ध में 70 वर्ष की अवस्था में एक अन्य पुस्तक का लेखन किया जिसे लॉज कहते हैं। इस किताब में रिपब्लिक में वर्णित अनेक विचार बदल गए। प्लेटो ने लॉज में दार्शनिक राजा के स्थान पर कानून के शासन का समर्थन किया है। प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति के शासन की तुलना में कानून के शासन में सार्वजनिक कल्याण की भावना ज़्यादा पाई जाती है। प्लेटो के द्वारा लॉज नामक पुस्तक में आत्मसंयम को महत्व प्रदान किया गया। इनके अनुसार यदि राज्य आत्मसंयम पर आधारित नहीं होता है तब वह अपूर्ण हो जाता है। इसलिए व्यवस्थापिका के द्वारा ऐसे कानून का निर्माण किया जाए जिससे लोग आत्मसंयमी बने। प्लेटो के द्वारा लॉज नामक पुस्तक में ऐतिहासिक शिक्षा पर प्रकाश डाला गया और कहा गया कि व्यक्ति को अतीत की घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्लेटो ने इसे ऐतिहासिक शिक्षा के द्वारा मिश्रित राज्य का समर्थन किया। प्लेटो के अनुसार उपादर्श राज्य की स्थापना के लिए राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, बुद्धिमान और शक्तिशाली सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए। लॉज में वर्णित प्लेटो का उपादर्श राज्य राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक है। सेवाइन के अनुसार कानून के बिना आदमी की स्थिति बर्बर पशुओं की तरह हो जाती है, परंतु यदि शासक योग्य होता है तो कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि कोई भी कानून मन से बड़ा नहीं होता। प्लेटो के द्वारा लॉज नामक पुस्तक में राज्य की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या का भी वर्णन किया गया है।
प्लेटो के अनुसार राज्य की सीमा रेखा समुद्र तट से दूर होनी चाहिए, क्योंकि यदि समुद्र तट पर राज्य होगा तब अन्य राज्य के द्वारा घुसपैठ और आक्रमण का भय हमेशा बना रहेगा। यदि राज्य की सीमा समुद्र तट के साथ लगी होगी तब राज्य के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में नौसेना लगानी होगी, जिसके चलते राज्य का धन अनावश्यक रूप में खर्च होगा। समुद्री किनारा होने के कारण विदेशी व्यापार और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य को समुद्री तट से इसलिए भी दूर होना चाहिए क्योंकि समुद्र के नज़दीक रहने पर व्यापारिक इच्छाओं का जन्म होता है और ऐसे लोग सौदेबाजी करने लगते हैं। नैतिकता और सदाचार का अवमूल्यन हो जाता है। प्लेटो के द्वारा आदर्श राज्य की जनसंख्या को 5040 बतलाया गया। प्लेटो के द्वारा इस विचार पर पाइथागोरस का प्रभाव है। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या को टुकड़ों में बांटा जा सकता है जो युद्ध और शांतिकाल दोनों में ही लाभकारी होगा। प्लेटो ने इसे गणितीय आधार पर 12 महीनों में काम करने के लिए राज्य परिषद की 12 समितियां बनाईं और राज्य की जनसंख्या को 12 जातियों में विभाजित किया। प्लेटो ने लॉज में यह भी कहा कि राज्य के द्वारा ऐसे कानून का निर्माण किया जाए जिसके जरिए राज्य की जनसंख्या 5040 से न तो अधिक हो और न ही कम हो। प्लेटो ने रिपब्लिक में संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद का प्रतिपादन किया और कहा कि शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार से दूर रहना चाहिए, लेकिन लॉज में अपने पहले के इस विचार को इनके द्वारा बदल दिया गया और कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति निजी परिवार रख सकता है। अर्थात प्लेटो ने स्त्री साम्यवाद का पूर्णतः खंडन किया। संपत्ति पर सीमित दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति उतनी व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग कर सकता है जितनी संपत्ति उसके भरण पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पर प्लेटो ने प्राकृतिक साधनों से ही संपत्ति अर्जन की छूट दी है, जैसे कृषि, पशुपालन, पशुओं का शिकार करना इत्यादि। प्लेटो ने कहा कि धन का केंद्रीकरण पूंजीवाद को बढ़ावा देगा और अंततः समाज में भेदभाव और अराजकता बढ़ेगी। प्लेटो के द्वारा लॉज नामक पुस्तक में परिवार और विवाह का भी वर्णन किया गया। प्लेटो के द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने का समर्थन किया गया। कहा गया कि पुरुषों के समान ही स्त्रियों को अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी इत्यादि की शिक्षा दी जाएगी, जिसके जरिए वे आवश्यकता पड़ने पर राज्य के लिए युद्ध में भाग ले सकें। शासन और व्यापार करने की भी इन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता मिलेगी। लॉज नामक पुस्तक में स्थायी विवाह का समर्थन प्लेटो के द्वारा किया गया, परंतु विवाह के लिए स्त्रियां और पुरुष दोनों ही स्वतंत्र होंगे। प्रतिमास एक धार्मिक उत्सव का आयोजन होगा और इस आयोजन के दौरान नृत्य, संगीत इत्यादि करते हुए युवक युवतियां एक दूसरे से परिचय प्राप्त करेंगी और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को देखकर विवाह कर लेंगे। विवाह का उद्देश्य राज्य के लिए उत्तम संतान की उत्पत्ति करना है। कहा जाता है कि प्लेटो का जो उपादर्श राज्य है, अरस्तु का वही आदर्श राज्य है। इस प्रकार रिपब्लिक में वर्णित अनेक विचार लॉज में परिवर्तित हो गए। फिलहाल आज के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।